नमस्कार। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 प्रेजेंट किया और इकोनॉमिक सर्वे की चर्चा आज सभी जगह है। उसमें एक खास विषय के बारे में हम आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा हो रहे हैं और वो है चीन से खतरा। चीन से खतरा सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को ही नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो इकोनॉमिक सर्वे है, इसमें खास तौर पर ये ज़िक्र किया गया है कि इकोनॉमी जो चीन का है, चीन की जो अर्थव्यवस्था है, वो कमज़ोर बनी हुई है। लेकिन कमज़ोर अर्थव्यवस्था के बीच पूरे 1 साल में अगर 2024 का फ़ाइनेंशियल ईयर लें, तो $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस चीन के पक्ष में रहा। ये इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, कोई न्यूज़ नहीं है, क्योंकि ये हमें पहले से मालूम है कि वित्तीय वर्ष, अभी गए हुए वित्तीय वर्ष 2024 में चीन का ट्रेड में फ़ायदा, व्यापार में फ़ायदा $1 ट्रिलियन का रहा। और ये तब रहा जबकि चीन की जो अर्थव्यवस्था है 5% जीडीपी ग्रोथ से भी कम रही है। चीन में हाउसिंग सेक्टर में बहुत ही बुरा हाल है। चीन में इतनी ज़्यादा स्थिति खराब है वहाँ की अर्थव्यवस्था की, बताते हैं कि डोमेस्टिक कंजम्पशन, लोग जो खर्च करने वाली बात होती है कि लोगों की, लोग खर्च नहीं कर रहे हैं और यहाँ तक कि इंश्योरेंस वगैरह पॉलिसी से भी वहाँ के युवा और मध्यम आयु के लोग निकल रहे हैं। ऐसी अवस्था में चीन ने पूरे साल में $1 ट्रिलियन का व्यापार में बढ़ोतरी लिया, अपने फ़ायदे में रखा और वो हमारे देश के इकोनॉमिक सर्वे में इसका ज़िक्र इस विषय से किया गया है और हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही दिलचस्प है कि इकोनॉमिक सर्वे में ओवर कैपेसिटी ऑफ चाइना, जो बातें अमेरिका और यूरोप पिछले 3 साल से कर रही है, वो बात अब भारत भी कर रहा है आधिकारिक तौर पर। यूरोप और चीन के बीच जो ट्रेड का झगड़ा है, उसकी बुनियाद में है ओवर कैपेसिटी ऑफ एक्सपोर्ट। सबसे पहले तो हम ये एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि जो चीन की जो अर्थव्यवस्था है, वो एक्सपोर्ट ड्रिवन है, निर्यात आधारित उनकी अर्थव्यवस्था है और चूंकि उनके प्रोडक्शन सरप्लस होते हैं, जितनी देश में ज़रूरत नहीं होती है, उससे कई गुना ज़्यादा उनका प्रोडक्शन होता है, तो वो निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था है और बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन है, स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन फॉर एक्सपोर्ट्स हैं, निर्यात के लिए हैं। तो जो अर्थव्यवस्था का स्वभाव है चीन का, वो निर्यात आधारित ही है। पिछले 3 साल से चीन और यूरोप के बीच झगड़ा इसी बात का चल रहा है कि चीन जो है, अपने देश में अपने बनाए हुए सामान को खपत ना करके विदेशों में सस्ते दाम पर डंप कर रहा है। यही आरोप अमेरिका भी लगाता आ रहा है चीन के ऊपर कि आप बहुत ही सस्ते दाम पर अपने बनाए हुए सामान को हमारे बाजार में आप ला करके फ्लड कर रहे हो, बहुत बड़ी मात्रा में। अब सस्ते दाम पर, चूँकि चीन में माँग नहीं है, डोमेस्टिक घरेलू माँग नहीं है उनके बनाए हुए सामान की, क्योंकि वहाँ पर खर्च करने की ताकत वहाँ के लोगों में नहीं है, क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था कमज़ोर है। सबसे ज़्यादा युवाओं में बेरोज़गारी का दर कई वर्षों के बाद आज के तारीख में बताते हैं कि चीन में स्थिति बनी हुई है। वहाँ का जो हाउसिंग सेक्टर है, वो बहुत ही बुरे हालात में है और हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे आज नागेश्वर राव के मार्फत से जो पेश किया गया, वो भी बताता है कि जो स्टिमुलस पैकेज चीन ने लाया, वो काफ़ी नहीं था उनके अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने में और उनकी जो हाउसिंग सेक्टर है, वो अभी भी कमज़ोर बनी हुई है। तो ये जो ओवर कैपेसिटी ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ ओवर कैपेसिटी, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा आप सामान प्रोड्यूस कर रहे हो, अपने देश में बेच नहीं पाते हो, तो सारा जो है वैश्विक बाज़ार में जाकर के आप डंप कर रहा हो किसी भी दाम पर। तो
अगर किसी भी दाम पर चीन अपने माल को डंप करेगा क्योंकि वो वॉल्यूम में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनका स्केल बहुत ज़्यादा होता है वॉल्यूम का, तो ऐसे स्थिति में जो प्रतिस्पर्धा करने वाली स्थिति नहीं रह पाएगी भारत या अन्य देशों की। जो जो सामान चीन निर्यात कर रहा है और उसी सामान के लिए भारत भी प्रतिस्पर्धा कर रहा है चीन के साथ अमेरिकी बाजार में, तो निश्चित रूप से चूंकि चीन अपना एक्सपोर्ट ऑफ ओवर कैपेसिटी कर रहा है तो बहुत ही औने पौने दाम पर वहां पर बेचेगा। तो ऐसे स्थिति में भारत का सामान महंगा होगा और वो नहीं खरीदा जाएगा बल्कि चीन का सामान खरीदा जाएगा। तो इस तरह से ये चिंता का सबब है और इसी बात का जिक्र इकोनॉमिक सर्वे ने इस तरह से किया है कि चीन एक्सपोर्ट ऑफ ओवर कैपेसिटी कर रहा है और यही तीन शब्द यूरोप और अमेरिका पिछले 3 वर्षों से कर रहा है। जब से चीन ने कोविड के बाद रीओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी करा है, तब से उनका डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ही बुरे हालात में है। बहुत ही लंबे अंतराल तक चीन हम जानते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति में रहा था, तो ऐसे में रोजगार के स्रोत खत्म हो गए थे, लोगों की आय खत्म हो गए थे और वहाँ की जो स्थिति है, पहले तो हम ये समझ लें कि जानकारियाँ उपलब्ध नहीं होती हैं, वहाँ पर लोगों के क्या हालात हैं, वो हमें मालूम चल नहीं पाते हैं। बहुत ही छोटे-मोटे जो इन्फॉर्मेशन निकल कर के आते हैं, उससे ही लोग कुछ बात कुछ वहाँ की असेसमेंट कर पाते हैं। लेकिन कोविड काल के वक़्त से लेकर के अब तक मतलब कि करीबन 4 साल हो गए, 4 साल से उनका डोमेस्टिक कंजम्पशन बुरा है, रोज़गार बुरा है, हाउसिंग सेक्टर बुरा है। 5% चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का जो मीटिंग हुआ था, प्लेनरी मीटिंग, जिसमें कि शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं, जब उन्होंने अपना तीसरा कार्यकाल लिया था, तब उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि चीन कम से कम अपनी अर्थव्यवस्था का जो बढ़ोतरी का दर है, जीडीपी ग्रोथ, वो कम से कम 5% करेगा और तब से 5% का टारगेट अब तक वो चीन पूरा नहीं कर पाया है। और ऐसी स्थिति में जिस तरह से एक्सपोर्ट ऑफ ओवर कैपेसिटी चीन कर रहा है, तो ऐसे में भारत जैसे देशों के लिए व्यापार में प्रतिस्पर्धा कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। और ये हम इसलिए भी कहना चाह रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने रुपया के कमज़ोर होने की भी बात करी है और उसमें भी चीन का ज़िक्र किया है। हालाँकि चीन के अलावा उन्होंने यूएस के जो सेंट्रल बैंक है, जैसे कि यूएस फेडरल रिज़र्व कहा कहा जाता है, जिसके चेयरमैन जेरोम पावेल हैं, उसका भी ज़िक्र किया है कि यूएस फेड का अनसर्टेन जो पॉलिसी स्टैंस है, उसके वजह से भी रुपया कमज़ोर हो रहा है। और कहीं न कहीं इशारा ये है कि जो उम्मीदें थीं वैश्विक अर्थशास्त्रियों में, बैंकर्स में कि यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, फेडरल रिज़र्व, वो जल्दी से जल्दी कम से कम 3 बार रेट कट करेगा और अम, वो होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। इसी हफ्ता उनकी मीटिंग थी और उन्होंने कोई रेट कट नहीं किया। साथ में ये भी बोल दिया कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बन जाने के बाद उन्हें भी नहीं मालूम है कि अर्थव्यवस्था का दिशा क्या रहेगा। तो ऐसे स्थिति में वो भी पाँव जो है फूँक-फूँक कर के चलेंगे और इस तरह से जो ब्याज दर है, जो बैंक रेट है, जो प्रिंसिपल जो लोन रेट है, प्राइम लेंडिंग रोड रेट है, उसकी दर को उन्होंने कम नहीं किया। अब अमेरिका अगर रेट कट नहीं करेगा, तो इमर्जिंग देश जो कि भारत है या बाकी देश हैं, वहाँ के भी सेंट्रल बैंक के लिए मुश्किल हो जाता है रेट कट करना और कहीं न कहीं फ्लाइट ऑफ कैपिटल, जो पैसे की वापसी है, डॉलर की वापसी है अमेरिका के में वापस भारत से, वो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और उसके कारण से रुपया जो है ₹86.63 आज के तारीख में ₹86.63 $1 की कीमत हुई। तो लगभग ₹87 के आसपास पहुँच रहा है। ये कुछ ही समय पहले ₹58 पे हुआ करता था। ब तो जिस तरह से रुपये की गिरावट आई है, उससे भारत के लिए और भी परेशानी हो सकता है। और
लेकिन जब हम अगर व्यापार की बात करें तो रुपया अगर कमज़ोर होता है तब हमें व्यापार करने में अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, तब हमें फ़ायदा होता है क्योंकि हमारा भी माल जो है वो कहीं न कहीं सस्ता हो जाता है, रुपया हमारे कमज़ोर हो जाने की वजह से। इसलिए कई सारे अर्थशास्त्री ये भी दलील देते हैं कि रुपया को और कमज़ोर होने दीजिए आप ताकि हमारी वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्धा करने में हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको फ़ायदा मिल सकता है। ये तो रही एक बात, लेकिन चीन के साथ हमारा जो व्यापार का घाटा है, वो $100 बिलियन से अधिक का 2023 और 24 के वित्तीय वर्ष में रहा था। अब इकोनॉमिक सर्वे का की जो रिपोर्ट है, उसके हिसाब से तो ये लगता है कि 2024 और 25 में भी चीन के साथ हमारा जो वित्तीय घाटा है भारत का, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब रिकॉर्ड लेवल पे बढ़ जाएगा। तो ये जो सारे दावे किए जा रहे थे कि प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम से हम जो चीन से आयात करते हैं उसका रिप्लेसमेंट हम देश में मैन्युफैक्चरिंग करके करेंगे, वो होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। नहीं तो हमारा ट्रेड का घाटा चीन के साथ इतना ज़्यादा नहीं होता और चूँकि चीन का 1 साल में ट्रेड में फ़ायदा है $1 ट्रिलियन का मतलब हुआ कि 1000 बिलियन डॉलर का जो रहा 2024 में वो कहीं न कहीं भारत जैसे देशों के साथ उनका जो उन्होंने एक्सपोर्ट ऑफ ओवर कैपेसिटी किया है, सस्ते दाम पर अपने सामान को डंप किया है वैश्विक बाज़ार में, उसके वजह से होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ट्रेड घाटा भारत के साथ और बढ़ता है, तो ये भारत के लिए भी और भी चिंता का सबब है कि कहीं न कहीं हमारा जो ये स्लोगन है मेक इन इंडिया, उसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। साथ में इकोनॉमिक सर्वे ने ये भी चेतावनी दिया है कि जो सोलर इंडस्ट्री है, उसमें इक्विपमेंट को लेकर के हम जिन देशों के पर हम डिपेंडेंट हैं, उनके साथ हमारा वित्तीय घाटा बहुत ज़्यादा है और उनमें से एक बड़ा देश चीन है। और जिस तरह से ये स्थिति ऐसी भी है कि अगर आप सोलर पावर को ज़्यादा प्रमोट करते हैं और आपके देश के अंदर में इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी नहीं होती है और आप चीन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और अगर रिश्ते खराब हो जाते हैं चीन के साथ तो ये जो पूरी इंडस्ट्री को आप प्रमोट कर रहे हैं, कहीं न कहीं चीन उस पर प्रभाव डाल सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, प्राइसेस बढ़ा सकता है। तो इस तरह से इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि भारत के अंदर सोलर इंडस्ट्री के जो इक्विपमेंट्स हैं वगैरह हैं, उनका डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए ताकि इसमें हम आत्मनिर्भर हो पाएँ। जहाँ तक ग्रोथ की बात है तो कोई ज़्यादा खुशी होने की बात नहीं है। 6.6% जीडीपी के आसपास 6 से साढ़े 6% के आसपास का ही प्रोजेक्शन दे रहा है। तो 6 से साढ़े 6% का जो ग्रोथ रेट होता है जीडीपी का वो भारत जैसे देश के लिए बहुत ही निराशाजनक है क्योंकि हमने सपने देखे थे 8 या उससे अधिक का विकास दर, लेकिन अब हम 7% और उसके ऊपर भी जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो कहीं न कहीं ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली बात होती है, एक युवा देश के जो फ़ायदे होते हैं, वो जो बस है, वो हम मिस कर चुके हैं। ऐसा माना जाता है जो अर्थशास्त्री होते हैं कि अगर देश में कोई सरकार भी नहीं हो तो जीडीपी ग्रोथ 4 से 5% तो ऐसे ही हो जाएगा ऑटोमैटिकली क्योंकि किसान भी काम करेंगे, खेती उपज करेंगे, आप भी काम करेंगे, हम भी काम करेंगे। तो ये जो ऑटो पायलट वाली मोड वाली जो स्थिति होती है उसमें 4 से 5% का जीडीपी ग्रोथ वैसे भी हो जाता है और जहाँ मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन खुद भी 5% से अधिक हो और जीडीपी ग्रोथ 5% हो, तो मतलब हुआ कि दोनों आपस में लड़ भिड़ करके खत्म हो गए ज़ीरो मतलब देश का विकास हुआ ज़ीरो। अगर महँगाई 5% है और जीडीपी ग्रोथ 5% है तो कोई भी ग्रोथ देश का नहीं हुआ। ऐसे स्थिति में कम से कम जो मुद्रास्फीति है, जो इन्फ्लेशन है उससे 3% ज़्यादा हमारा विकास का दर होना चाहिए बढ़ोतरी का और जीडीपी ग्रोथ का। तो हमें दरकार थी कम से कम 8% का ग्रोथ रेट होने का, तभी हमारे देश के विकास में रफ्तार होता, रोज़गार का सृजन होता, आय में वृद्धि होती और इकोनॉमिक सर्वे ने इसी बात को कहा। इसे गौर दे करके आप सुनिएगा और इस पर आप मंथन भी कीजिएगा, विचार भी कीजिएगा और अपनी जो आपके विचार हैं वो हमें लिख करके बताइएगा भी। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि जो कॉर्पोरेट प्रॉफ़िट तो काफ़ी बढ़ा,
कॉर्पोरेट मतलब जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके फ़ायदे तो बहुत बड़े हैं। आपको याद होगा जब अरुण जेटली वित्त मंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया था, बहुत ज़्यादा कम किया था और उस कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने की दलील ये थी कि जो कंपनियों के जो फ़ायदे होंगे, वो निवेश करेंगे, यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जो बेनिफिट हुआ अपने एम्प्लॉइज़ को पास ऑन करेंगे, उनकी सैलरी बढ़ेगी, उनकी सुविधाएँ बढ़ेंगी और जब लोगों की सैलरी बढ़ेंगी, उनकी सुविधाएँ बढ़ेंगी, तो वो बाज़ार में जाकर के खर्च करेंगे और जब वो खर्च करेंगे तो अर्थव्यवस्था में और तेज़ी आएगी। ये लॉजिक सिंपल सा था, ज़्यादा इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन हमारा जो कॉर्पोरेट है, हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, वो अरुण जेटली के इन अच्छे-अच्छे सोच से परे था। इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि वो मतलब ऐसा ही इशारा है कि ये जितने भी प्रॉफ़िट हुए कॉर्पोरेट सेक्टर के उन्होंने अपने जेब में रख लिया। ना तो एम्प्लॉयी को दिया, ना ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किया, ना ही उन्होंने निवेश करा, ना ही अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया। तो जितने भी प्रॉफ़िट बढ़े टैक्स कम होने से कॉर्पोरेट ने, प्राइवेट कंपनियों ने, इंडस्ट्री ने अपने जेब में रख लिया और अपना मुनाफ़ा बढ़ा लिया। तो कहीं न कहीं वो जो अरुण जेटली या देश या सरकार की जो सोच थी वो फ़ेल हो गई। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि जापान में इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। जब जापान में कॉर्पोरेट टैक्सेस कम किए गए थे, तब वहाँ की जो कंपनियाँ थीं, वो भारत के प्राइवेट कंपनियों से बहुत अच्छी थीं। उन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किया, जो प्रॉफ़िट उनके बढ़े तो उन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई, नए एम्प्लॉइज़ को रिक्रूट किया, रोज़गार का सृजन किया, जो अपने एम्प्लॉइज़ थे उनके सैलरी बढ़ाई उनकी, उनकी सुविधाएँ बढ़ी। तो जब उनकी कैपेसिटी बढ़ी, सुविधाएँ बढ़ी, सैलरी बढ़ी, नए लोगों को रोज़गार दिया, तो इससे जापान की जो अर्थव्यवस्था थी, उसमें और तेज़ी आई और वृद्धि हुई। ये फ़ायदा हुआ कॉर्पोरेट टैक्स कम करने का जापान में और जबकि उसका उल्टा हुआ भारत में। इकोनॉमिक सर्वे ये भी कहता है कि वेज इनइक्वालिटी जहाँ की कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बहुत बढ़ गए, कंपनियों के प्रॉफिट्स अपने बहुत बढ़ गए, लेकिन एम्प्लॉइज़ का जो सैलरी है, वो नहीं बढ़ा उस अनुपात से और कहीं न कहीं स्टैग्नेशन वाली स्थिति है। जो आज से 10 साल पहले जो सैलरी हुआ करती थी, वो कहीं न कहीं आज भी है। तो कहीं न कहीं मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन जो 5% से अधिक हमेशा रहता है और उसकी वजह से अगर देखेंगे तो रियल वेज अगर कर्मचारियों का एम्प्लॉइज़ का है तो वो 10 साल से अगर आप देखेंगे रियल वेज तो नेगेटिव ही हो जाएगा, बढ़ोतरी उसमें कुछ हुई नहीं और इसके ऊपर भी चिंता करता है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे ने एक और ऐसी बात करी है जो कि चिंता का सबब है, वो ये है कि ग्रामीण इलाकों में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी कि एमजीएनआरईजीए ये वहाँ की जीविका का एक बहुत बड़ा स्रोत हो चुका है और इसको लेकर के हमें खुशी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एक तरह से चेतावनी है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है, वो अच्छे स्थिति में नहीं है। क्योंकि आप याद करें 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आए थे, तब उनका पहला भाषण लोकसभा में उन्होंने बहुत बड़ा प्रहार किया था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एमजीएनआरईजीए के ऊपर। उन्होंने इस स्कीम को लबो-लबाब उनके भाषण का ये था कि गड्ढा खोदने और गड्ढा भरने वाला ये योजना है। यानी कि मतलब कोई बिना कोई ढंग का काम कराए लोगों को पैसे देने का ये योजना है जो कि कांग्रेस की सरकार ने करी थी और उनकी जो अर्थव्यवस्था रहेगी, उनकी जो अर्थनीति रहेगी, उसमें ये होगा कि इस स्कीम के प्रति लोग कम जाएँ। लेकिन उसका उल्टा हुआ है और इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि यही कार्यक्रम जो है ग्रामीण इलाकों में वहाँ के आजीविका का एक मेनस्टे हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा चिंता का सबब है कि कहीं न कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा स्ट्रेस है और यही कारण है कि अर्थव्यवस्था में तेज़ी नहीं आ रही है, क्योंकि जितने भी अर्थशास्त्री हैं, उनका साफ मानना है कि जब तक रूरल कंज़म्पशन नहीं बढ़ता, जब तक ग्रामीण इलाकों में खर्च करने की ताकत नहीं बढ़ती है, तो अर्थव्यवस्था में तेज़ी नहीं आती है।
तो इसलिए हम देखते हैं कि जब 1999 से लेकर के 2008 का जो कालखंड है, जिस समय की जीडीपी ग्रोथ 8% या उससे अधिक रही थी, उस समय ग्रामीण इलाकों की जो अर्थव्यवस्था थी, उसमें बहुत तेज़ी थी और उसके वजह से जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, बड़ी मजबूत थी। तो इस तरह से हम देखते हैं, बिना हम किसी आपको इकोनॉमिक जार्गन के, हमने आपको जो मोटे-मोटे बात थे इकोनॉमिक सर्वे की, जो संसद में आज पेश किया गया, उसको आपको आपके सामने हमने रखा है इस एक संवाद के रूप में। और जो विषय हैं वो बड़े गंभीर हैं कि चीन की बहुत बड़ी चुनौती आने वाले समय में यूरोप और अमेरिका पर ही नहीं, भारत के लिए भी होगा। ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि जर्मनी लगातार दूसरे साल अपनी अर्थव्यवस्था में कॉन्ट्रैक्शन मतलब कमी देख रहा है और वही स्थिति कमोबेश फ्रांस की हो चुकी है। तो पूरा का पूरा यूरोप जो महाद्वीप है, वहाँ पर आर्थिक संकट के बादल छा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बन जाने के बाद टैरिफ वॉर की स्थिति बनती है। ब्रिक्स के मेंबर देशों को भी वो धमकी दे रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में भारत के लिए वैश्विक मंच पर चुनौतियों का अंबार लगने वाला है और इकोनॉमिक सर्वे कहीं न कहीं उसी के ऊपर इशारा करता हुआ दिखाई पड़ता है। इस विषय के बारे में आपके जो विचार हैं हमें लिख कर के बताएँ। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।